हेलो नमस्कार। मनीष अग्रवाल, कक्षा 12 के सिलेबस में हम डे 78 तक कर लिए, 79 में हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमें देश में आज़ादी मिली थी। सभी को 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त के स्कूलों में नॉर्मली धारणाएं हैं कि 15 अगस्त के बाद में जो स्टडी है वो बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 31 जुलाई तक एडमिशन टाइम चल जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इस बार परिस्थितियाँ अलग है, सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ऐसा होता है नॉर्मली कि 15 अगस्त के बाद में पढ़ाई की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी फास्ट कर दी जाती है, और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या है, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के प्रति। तो आज वो दिन भी है 15 अगस्त की। आज अभी तक अगर कोई सीरियस नहीं हुआ है तो वो पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाए और कंटिन्यूटी अपनी बढ़ा लें। चाहे आप किसी भी माध्यम से पढ़ें, बुक से आपको डायरेक्ट समझ में आता है, बुक से पढ़ लें। फ्रेशर्स वगैरह मिल जाती हैं मार्केट्स में, उनसे आप पढ़ रहे हो उनसे पढ़ लें। कोई नोट्स आपके पास अवेलेबल है उनसे पढ़ लें। मैंने कुछ नोट्स बना के दे रखे हैं एक शॉप पे, वहाँ से आप उनसे जो चाहें तो फोटोकॉपी वो आपको एड्रेस पे भेज सकते हैं। उसमें 1 से 8 चैप्टर हैं, बाकी आगे की मैं बना रहा हूँ, अभी उसमें टाइम लगेगा महीना भर। तो जब तक आप ये कवर करोगे तब तक वो तैयार होकर वो भी उनको उपलब्ध करवा दी जाए। तो एक तो आप पढ़ाई जो है वो जरूर, अब 15 अगस्त के बाद की परंपरा के अनुसार कि 15 अगस्त के बाद पढ़ाई तेज हो जाती है, तो आप भी उसी तरह से स्पीड जो है वो अपनी थोड़ी सी इंक्रीज कर लें। कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो 4 घंटे शुरू कर दे, 4 पढ़ रहा है तो 5 शुरू कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करें। और एक बात, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी, इसके बारे में एक बात बता दूँ आपको कि उस समय हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन कुछ चीज़ों से आज़ादी हमें आज भी नहीं मिली है। कुछ ऐसी परंपराएं, ऐसे कुरीतियाँ चल रही हैं जिनसे हमें आज़ादी अभी भी नहीं है, तो उनसे भी हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। हमारी खुशनसीबी है कि हम आज़ाद भारत में जन्म हुआ, मेरा भी, आप लोगों का भी। बाकी जिन्होंने जो गुलाम भारत में थे उस समय, तो उनसे आप उनका वो तो अब अपने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इतिहास में सारी बातें दर्ज है। अगर उनको देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हम वाकई में बहुत खुशकिस्मती इंसान हैं कि हम इस समय हमारा जन्म हुआ। तो जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा, लिंग भेद, लड़के लड़के में जो भेदभाव होते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कन्या भ्रूण जो है वो जंगलों में, झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये मृत्यु भोज सबसे बुरी परंपरा है, गाँव में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। राजस्थान के हर क्षेत्र में लगभग ये प्रचलित है। तो वहाँ क्या किया जाता है, किसी की मृत्यु होने के बाद में, सभी को पता ही है सामने कि मृत्यु होने के बाद में फिर क्या किया जाता है, 10, 12, 13 दिन के बाद में भोज का आयोजन किया जाता है और उसमें पूरे गाँव को खाना खिलाया जाता है, उनको जिमाया जाता है। तो ये कुछ दहेज प्रथाएं हैं, ये बुरी परंपराएं हैं। और इनमें मैं जितना प्रथाएं जो चली आ रही है वो तो है ही बुरी, उनके साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। हम आप अगर इसके अपोजिट जाना चाहेंगे तो वो आपको कहेंगे ये तो गलत है। तो एक बात जरूर, ऐसा मेरा मानना है कि पर्सनली किसी का हो नहीं हो कि हर ज़्यादा उम्र का व्यक्ति सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई प्रमाणीकरण नहीं है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है वो हमेशा सही बात करे। तो अगर ऐसा है, ऐसी जो परंपराएं हैं उनका आप जरूर खुलकर उनका विरोध करें। एक बार उनको ऐसा लगेगा कि ये जो घर वालों के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप खुद विरोध करें कि हम दहेज नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी दहेज के नाम पर हमारे घर में नहीं आएगी। जो लड़की शादी करके आएगी वो जो हमारे पास है उसमें जो रह सकती है, तो वही लड़की हमारे घर में शादी करके आए। जितना हमारे पास है उतने में जो खुश रह सके हुई। अगर आप खुद ऐसे प्रथाएं को आगे बढ़ाओगे तो धीरे धीरे उसके खूब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। कभी भाषण देकर ऐसा नहीं है कि किसी स्टेज पे ऐसे बोल दिया और ये हो गया, कोई बड़े बड़े सम्मेलनों में कहने से कुछ नहीं। हम अपने अंदर झांक के देखिए, अगर हम ऐसा कर सकते हैं
तो यकीनन आपके आसपास का क्षेत्र जरूर बदल जाएगा। और जब आपके आसपास का क्षेत्र बदलेगा, शहर बदल जाएगा, शहर बदलेगा तो स्टेट बदल जाएगा और धीरे धीरे देश भी सब बदल जाएगा। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर इसीलिए अप्लाई करके देखिए, इसलिए मैं इन चीजों का सुझाव आपको दे रहा हूँ। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनपीएस सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस में बात कर रहे हैं। 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। पहला एप्लीकेशन पढ़ा था मैं सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा था धारावाही बेलन के कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। और तीसरा है परिणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी परिणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब परिणालिका होती क्या है, पहले तो हम बात करें परिणालिका क्या है। समान व्यास की पास पास लिपटी अचालक कुंडलियां परिणालिका कहलाती है। अब ये बात समझ में नहीं आई, क्या है समान व्यास की, समान व्यास में समान त्रिज्या, पास पास लिपटी, इस तरह से पास पास लिपटी हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग सबके देखें, स्प्रिंग की परिणालिका है, मान लिया। नेक्स्ट टॉपिक टॉरॉइड पढ़ेंगे, वो उसी से रिलेटेड है। स्प्रिंग ही, स्प्रिंग में क्या होता है, इस तरह से लिपटी है, बिल्कुल पास पास है, सारे समान उनकी त्रिज्या है, त्रिज्या समान है, व्यास भी समान है। दूसरा, उसकी जो व्यास है वो लंबाई की तुलना में कम होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये है, ये परिणालिका एक तरह मान सकते हैं, नहीं है ये बेलन है, मान सकते हैं। अगर ये एक तार की तरह इस तरह से इसको लपेट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, परिणालिका। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी, समान व्यास की पास पास लिपटी अचालक कुंडली। अचालक है तो चालक ही है, अचालक मतलब ये नहीं करंट प्रवाहित हो सकता है। अचालक का मतलब उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई गई है, परत चढ़ाई गई है, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं हो। अब जब अगर सभी पास पास इस तरह से हैं तो सारे क्या होंगे, एक दूसरे की भिड़ेंगे तो क्या होगा, पटाखे छूटेंगे और क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिससे पंखी की मोटर जलती है, बाद में बात करेंगे चैप्टर में भी, तो उसमें भी ये कंडीशन होती है, सेकंड पार्ट में बात करेंगे। वहां भी क्या होगा, 2 तार भिड़ जाती है और 2 ऊपर बहुत पतली प्लास्टिक जैसी परत चढ़ी रहती है, ज्यादा गर्म होने से वो पिघल जाती है तो वो क्या हो जाती है, पहले अलग अलग थी इसलिए अचालक थी, बाद में वो क्या हो जाती है, कनेक्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाती है, जल जाती है, कनेक्टिविटी करंट की टूट जाती है और बिजली जाना उसके अंदर बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है। वही बात इसके अंदर, इसलिए अचालक का मतलब है कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी है, तो वो एक और दूसरी जो टच होंगी तो भी इधर से इधर करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे ही घूम के उसके अंदर ट्रांसफर होगा। ये बात तो ये कह सकते हैं। फिर बता देता हूं, समान व्यास की पास पास लिपटी अचालक कुंडलियां परिणालिका कहलाती हैं। डायग्राम जिसे अगर हम बनाएं तो इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से अगर कह सकते हैं इसे, तो ये परिणालिका की तरह व्यवहार करेगा। यहां से करंट जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर जाएगा, इधर से आएगा, इस तरह से करंट इसमें प्रवाहित होगा। स्प्रिंग हमें ऐसे देखने को मिलता है, वही कंडीशन है इसके अंदर। हम इसको डेरिवेशन करने के लिए इसको थोड़ा सिंपल में इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से बना लेते हैं, ये है परिणालिका। इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें ये जो टर्न्स है फेरे कहते हैं, वो वाला फेरे नहीं है, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं, वो तो साथ ही रहते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। यहाँ इसमें टोटल फेरों की जो संख्या वो मान लेते हैं कैपिटल N है, इसकी जो लंबाई है वो मान लेते हैं स्मॉल l है। इसके इकाई लंबाई में, इकाई आधार में कहते हैं, इकाई लंबाई में कहते हैं, वो फेरों की संख्या मान लेते हैं क्या है, स्मॉल m है। अब इसमें इस तरह का हम बस तरह क्षेत्रफल में है तो a मान सकते हैं इसे, और इसके बाद क्या करेंगे, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो हमें ज्ञात करना वो कहाँ होगा, कैसे होगा और कैसे ज्ञात करेंगे, वही अवकाश मानेंगे हम इसके अंदर। उसके लिए देखो यहाँ से करंट जाएगा
तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र अंदर, यहाँ पहुंच गया करंट, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, किसी भी बात बिंदु पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर एक सीधी रेखा के अनुसार होगा। तो एक बात तो ये कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र इसकी परिनालिका की अक्ष की बात कर चुके हैं, जो बेरल की अक्ष होती है वैसी परिनालिका, क्योंकि परिनालिका में क्या है, परिनालिका में तार है वो भी उसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है, ये भी तो वृत्ताकार है, तो इसके यहाँ से सेंटर से जाने वाली जो रेखा है सीधी रेखा वो इसकी अक्ष कहलाती है। तो इस परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होते हैं सीधे बिल्कुल। और एक बात और, इसके अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर आप ये कह दें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र किस युक्ति में उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो क्या है, परिनालिका है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर होगा, सारा एन टोटल चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर होगा। बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, उसको कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल लेते हैं। इसका मतलब आउट ऑफ सोलेनोइड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये बात आप ध्यान रखें, किधर है ये, आउट ऑफ सोलेनोइड, परिनालिका के बाहर है। एक बात करिए, दूसरा अंदर इसके अनुदिश होगी। अब क्या करें, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बंद भाग की कल्पना कर लेते हैं। ये हमने बंद भाग की कल्पना कर ली, जो वैल्यूज हमने ली है उसको हम थ्योरी में थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं P Q R S। ये ऐसा क्यों लिया बंद भाग, क्योंकि ये इसके अंदर भी आ गया, लंबवत भी आ गया, बाहर भी आ गया, सारी स्थितियां इसके अंदर आ गई हैं। तो एक बात आप इसके अंदर ये लिख लें कि क्या मान के चलिए, माना L लंबाई की एक परिनालिका है जिसके इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n तथा कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। इसमें I धारा प्रवाहित की गई है। प्रवाहित धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इसकी अक्ष के अनुदिश अंदर उत्पन्न होता है, जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होते हैं, न के बराबर, या सीधा सीधा ये कह सकते हैं 0 होता है, 0 होता है, लेकिन लगभग नगण्य है, न के बराबर बहुत अल्प है, इसलिए कैलकुलेशन में उसको 0 ले सकते हैं। वरना हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो उसका प्रभाव बाहर भी जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर ये कोई बिल्कुल क्लोज नहीं है, इसमें क्या है, गैप भी तो है इनके बीच में, इसलिए। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, माना, क्या माना, परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n। अब स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगी, कैपिटल N अपॉन L। जैसे इकाई लंबाई में एक का मान निकालना है, कुल में भाग दे दो लंबाई का, जैसे 10 सेंटीमीटर 50 पड़े, 10 सेंटीमीटर में कितना 50 पड़े 10 5। इसी तरह से कैपिटल N में बात करें तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन L लिख सकते हो, या कैपिटल N की कहीं जरूरत पड़ती है तो आपके लिए इस तरह से लिख सकते हो। ये बात इसकी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में ज्यादा जरूरत रहती है, वहां आपको देखना पड़ेगा कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी है या कुल फेरों की संख्या दे रखी है। दूसरी बात, परिनालिका में जो धारा प्रवाहित हो रही है, देखो इसमें तो I धारा इतने भाग में जा रही है, फिर इतने भाग में फिर I जा रही है, फिर इस भाग में फिर I जा रही है, तो कितने गुणा हो जाएगी, जितने फेरे हैं उतने गुणा धारा हो जाएगी। तो परिनालिका में धारा I भी होगी, क्या होगी, NI होगी। एक बात है, परिनालिका में धारा सिग्मा I क्या होगी, NI, N की जगह रख सकते हैं आप NL इंटू I, ये देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे कि हमें L5 लेना है, तो L5 यहाँ लिया जा सकता है, यहाँ लिया जा सकता है, यहाँ लिया जा सकता है, यहाँ। एम्पियर का नियम बंद पथ के लिए अप्लाई होता है, तो बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम अप्लाई कर लेंगे। BDL इज इक्वल टू BDL क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। सिग्मा I की वैल्यू होगी NL इंटू
आई, म्यू बी इंटू डीएल का मतलब बी डीएल cos थीटा। लेकिन इस बंद पाथ को खुले पाथ में डिवाइड कर लेंगे कि कंडीशन कैसी भी हो सकती है, P से Q, Q से R, R से S और S से P। इस तरह से ये कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, चार कंडीशन। तो इसको चार भागों में डिवाइड कर लेंगे, फिर इनकी बात करते हैं। तो साथ साथ सोल्व कर लेंगे, सारा मिक्सअप नहीं होगा, फिर साथ साथ ही लिख लेंगे। हमसे दिखाई दे रहा होगा, ये मैं देख लेता हूँ मोबाइल में, ठीक है। अब देखो एम्पियर के नियम से क्या आएगा, VDL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। समीकरण में सोल्व करते हैं इसको आगे। बंद पथ को खुले पथों में विभाजित करने पर बंद पथ को खुले पथों में विभाजित करने पर चार भागों में विभाजन कर देते हैं। P से Q, Q से R, R से S और S से T। सभी में हमें क्या देखना है, सभी में थीटा की वैल्यू देखनी है, फिर उसको सोल्व करना है और फिर रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ मैं, एक P से Q। अब ये बंद पथ को हमने खोल दिया, इसलिए क्रॉस बार का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। हम कहां से कहां ले रहे हैं उसके चार टुकड़े जो लिखे हैं उन टुकड़ों की थोड़ा लिख देंगे। कंप्लीट लिखेंगे तो BDL cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q से R BDL cos थीटा प्लस R से S BDL cos थीटा प्लस P से Q, Q से R, R से S और S से वापस P तक पहुंच जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। S से P BDL cos थीटा और इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो आप, क्या आएगा, म्यू नॉट NLI। इस समीकरण में आपको सारे मान रखने हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां देखिए समीकरण को 3 नंबर दे देते हैं नाम। अब इसको बात करते हैं P से Q में। यहां पर अल्पांश लेंगे तो सीधी रेखा पर अल्पांश कोई वैल्यू या सीधी रेखा है उस पे कोई अगर हमने छोटा पार्ट ले लिया तो उसकी दिशा क्या होगी, सीधी रेखा के अनुसार उसमें तो कोई दिशा परिवर्तित होती नहीं है, तो ये दिशा रहेगी डीएल की। और चुंबकीय क्षेत्र की हमने बात कर ली, इसके अंदर हर जगह क्या है, इसके अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ इस स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। दूसरी बात करें यहाँ अल्पांश में तो इसकी अल्पांश की दिशा ऐसे होगी ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह सीधा ही जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इसके अंदर यही है, ध्यान रखें आप, ये अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा के अनुसार। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर तो 0 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ बी का मान 0 है बाहर की ओर, तो बी 0 है तो भी ये पार्ट 0 जाएगा। और यहाँ पे थीटा क्या जाएगा, 90 डिग्री। ये भी लंबवत है इसके बी के, इधर से देखे चाहे इधर से देखने की बात है। तो P से Q में क्या है, B व DL समांतर है, पूरी बात लिख देते हैं। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 बराबर 1। फिर Q से R तथा P से S दोनों में, P से S में B व DL क्या है, लंबवत है। थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 बराबर 0। फिर तीसरी बात करते हैं, तीन बातें हो गई। एक इसमें आ गया थीटा 0 डिग्री, इसमें आ गया 90 डिग्री। Q से R ले लिया हमने और P से S ले लिया या S से P लिया, तो इसकी बात है, ये 90 डिग्री हो गया। अब बचा बाहर वाला R से S में, R से S में क्या है, कहा ये परिनालिका के बाहर है
जहां b बराबर 0। अतः चार बातें आ गई। अतः समीकरण 3 में ये मान रख दें आप सारे, तो p से q दिया गया bdl को 0 माने हो गया प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 म्यू नॉट एन एल इंटू आई। अब देखो यहां भी एज इट इज समाकलन किसका करना है, डीएल का। वैसे हमें पता है डीएल का समाकलन क्या होता है, एल होता है, लेकिन आप यहां से भी देख सकते हैं कि यहाँ ये तीनों पार्ट तो 0 हो गए, इस पार्ट में बचा अल्पांश हमने यहाँ लिया है, तो इसका कुल मान है, मतलब इस पे कुल मान कितना हो सकता है, इस पे कितना जा सकते हैं हम, यहाँ तक, इधर कहां तक, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, शुरू से लास्ट तक पूरी लंबाई काम में आ जाएगी। तो समाकलन मतलब कुल मान, सिंपल वे में कहें तो कुल मान क्या होगा, लंबाई के सापेक्ष कुल लंबाई, और कुल लंबाई कितनी ली हमने एल, इसलिए क्या आता है एल। जब ये वृत्ताकार होता तो हमने क्या लिया था 2 पाई आर लिया था वहां परिधि की बात में। यहाँ वृत्ताकार नहीं है, यहाँ क्या है सीधी लंबाई है, सीधी लंबाई है तो उसके अंदर सीधी लंबाई आ जाएगी है। तो यहाँ डीएल की जो वैल्यू है ब्रैकेट में लिख देते हैं, इधर डीएल का जो मान है वो क्या आएगा, पी से क्यू अगर लें तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा टोटल मान। तो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई। अगर आपको सीधा सा फॉर्मूला पूछे तो हमारा फॉर्मूला है। दूसरी बात डिपेंडेंसी पूछे तो करंट पे डिपेंड करना है, फेरों की संख्या पे, इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पे डिपेंड करना है। तीसरी बात कुल फेरों की संख्या पे भी डिपेंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मली कुल फेरों की संख्या दे दी जाती है तो वहां लंबाई जरूर दी जाएगी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने लिख रखा है, ये देखें स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल, दोनों में अंतर लिख रखा है हमने। कैपिटल एन है कुल फेरों की संख्या, स्मॉल एन है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहां से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी जगह आ जाएगा n अपॉन l। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो है वो महत्वपूर्ण है। इनमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, सिंपल वे में डेरिवेशन भी आ सकता है, इसीलिए इस चैप्टर की डेरिवेशन भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, यहाँ कोई आईआईटी लेवल के नहीं आते बोर्ड एग्जाम में। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे, जितने भी पिछले कितने भी सालों में पेपर आप देख लें चाहे, तो आपको फॉर्मूला पता है, उसके अंदर वैल्यूज पता है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसलिए कोई भी चैप्टर पूरा होता है तो उसके लास्ट में आप एक काम कर लें, वहां सारे जो फॉर्मूलेज आए हैं उन सबको लिख लें, कौन से टॉपिक का क्या फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या मतलब है, उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे 5-10 दिन में, तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमें प्रूफ करना है और अब मेरे को पता है कि लास्ट में रिजल्ट ये आएगा, अगर मेरे को ये याद है, तो अगर गलती हो जाती है और रिजल्ट ये नहीं आता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि गलती हो गई, तो फिर हम इसको दोबारा चेक करके देख लेंगे कि कहाँ गलती हुई है और वो पकड़ में आ जाएगी। तो गलती का सुधार भी हो जाता है अगर हमें ये रिजल्ट याद रहे तो, और रिजल्ट जो है वो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूले अपने आप ज्यादा हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले अपने को 10th लेवल के इजी वे में याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि उस समय हम 10th में न्यूमेरिकल क्योंकि क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे एक एक सूत्र पे 10-10 सवाल 15-15 20-20 सवाल कर लेते हैं, उदाहरण प्रश्नावली, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। वही बात है यहाँ आपको रिवाइज करें, न्यूमेरिकल्स करके देंगे। हम चैप्टर पूरा होने के बाद में एक क्लास न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, जो बीच में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है न्यूमेरिकल से संबंधित, उनको हम साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, फिर भी टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल लेके हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और एक बात और, आप कंपटीशंस में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चर से संबंधित, केंद्रीय विद्यालय केवी वाले, नवोदय वाले, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी का मैटर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बाद में क्या करेंगे, एक क्लास हर चैप्टर की, अभी जैसे ये चैप्टर पूरा होगा तो मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता है, अगर मेरे पास कलेक्शन होगा तो मैं उतने अगर क्वेश्चन हो जाएंगे 10-15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर उन पे एक जो कंपटीशन क्लास का एक अपने इसमें वीडियो जो है वो बना लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए फायदा रहेगा, फ्यूचर के लिए पता रहेगा कैसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में जो उसके लिए पूछे जाते हैं वो ध्यान रहेगा।
और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा, उनके बेसिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट पढ़ेंगे तो दूसरा कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएगा उस पार्ट से वो भी उनको पता चल जाएगा, और तीसरा उससे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तैयारी अच्छी होगी। तो आप इनको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे टोरडी के बारे में, तब तक आप उसको रिवाइज करें। धन्यवाद। आगे इसमें एक दो बातें और हैं सिंपल, इसी से रिलेटेड परिनालिका से रिलेटेड, कि अगर कोई बहुत लंबी परिनालिका है तो उसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले की तुलना में आधा रहता है। ये बात भी आप नोट डाल के लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये बात कि लंबी परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र आधा रह जाता है, पहली बात। तो इसका मतलब का सिरों पर बी सिरों पर क्या होगा 1/2 म्यू नॉट एन आई, और कैपिटल एन की फॉर्म में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं एन अपॉन एल। तो अगर न्यूमेरिकल के लिए वैसे कॉमनली पूछ लिया जाता है अगर एक नंबर में तो जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात इसका ग्राफ पूछ लें, अगर ग्राफ चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ कैसा आएगा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो जैसे हमने लंबाई एल लंबाई की परिनालिका ली, ये उसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ग्राफ इस तरह से लेते हैं, मध्य बिंदु है, इधर देखें तो आधा एल इधर है L/2 और आधा एल इधर है L/2, तो -L/2 से +L/2 ले तो भी कितना होगा, दोनों का इनका डिफरेंस ले तो क्या होगा L ही होगा। इनका डिफरेंस इस वैल्यू में से क्या होगा L/2 माइनस ही घटा दो -L/2, तो L/2 + L/2 हो गया, ये बराबर क्या हो गया L। तो इधर आधा L इधर ले लें, आधा L/2 इधर L/2 इधर। तो एक बात तो क्या दिखाई गई है कि पूरी लंबाई की परिनालिका है उसके अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जो समान है सब जगह। तो जैसे मान लो ये है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू B की वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तक तो इसका मान लगभग क्या रहेगा बराबर रहेगा। फिर क्या होगा, सिरों पर इसका मान क्या हो जाता है आधा हो जाता है, तो यहाँ पर ये आ गए सिरे, सिरों पर इसका मान आधा, यहाँ मान लो ये B/2 हो गया, यहाँ B/2 है ये, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ग्राफ आप इस तरह से अगर आपको इसके रिजल्ट पता है तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। और बाहर जाए तो बाहर जाते इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो बाहर इसका ऐसा बना देते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल तुरंत उसी समय जस्ट बाहर 0 हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि कुछ तो प्रभाव उसमें रहता है। तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो यहाँ से यहाँ तक L में तो कितना है समरूप चुंबकीय समान चुंबकीय क्षेत्र B, सिरों पर आते कितना हो गया आधा हो गया, सिरों से आगे जाते क्या हो गया इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बातें भी इसमें महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और ये बात भी महत्वपूर्ण है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।